नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया में ना कई बार ऐसी दवाएं मिलती हैं जो बड़ी अनोखी लगती हैं। आज हम ऐसी एक खास दवा S2 इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो मिली है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर एक जानकारी पुस्तिका से। कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसके। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इसी स्रोत के आधार पर S2 दवा के गुण समझना है, ये किन तकलीफों में काम आ सकती है ये जानना है, और सबसे दिलचस्प जो मुझे लगा वो है इसकी अलग अलग शक्तियां, मतलब पोटेंसी, जैसे ये D6, D30, D200, D1000। इनका आखिर मतलब क्या है? स्रोत में एक दावा तो बहुत मजबूत है कि S2 मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण है, और एक तुलना भी की गई है कि जहां S1 शायद नुकसान कर दे वहां S2 अमृत जैसी है। ये तो काफी बड़े दावे हैं। चलिए स्रोत से ही समझते हैं इनको। बिल्कुल। देखिए, स्रोत के हिसाब से S2 का जो कार्य क्षेत्र है, मतलब इसका असर करने का दायरा, वो S1 दवा से थोड़ा अलग है और कुछ मायनों में हाँ सीमित भी कह सकते हैं। खास बात यह है कि ये सीधा ब्लड सर्कुलेशन पर, मतलब खून के दौरे पर असर नहीं करती। इसे एक बलवर्धक दवा माना गया है, मतलब शरीर को अंदर से ताकत देने वाली। स्रोत कहता है कि ये मुख्य रूप से दो तरह की शारीरिक प्रवृत्तियों को या कह लें दोषों को ठीक करने पर फोकस करती है। एक तो पित्त प्रकृति, मतलब शरीर में गर्मी, एसिडिटी वाली दिक्कतें, और दूसरी मूत्र प्रकृति, यानी यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियां। और जैसा आपने कहा, इसका सबसे खास, सबसे मजबूत प्रभाव बताया गया है मूत्र संस्थान पर, हमारे यूरिनरी सिस्टम पर। स्रोत तो इसे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की पथरी निकालने में बहुत सक्षम मानता है। शायद इसीलिए वो रामबाण जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है मूत्र रोगों के लिए। और वो अमृत वाली बात, मतलब S1 से तुलना का क्या आधार बताया स्रोत ने? स्रोत का इशारा ये है कि शायद कुछ ऐसी शारीरिक अवस्थाएं हो सकती हैं जहां S1 का इस्तेमाल ठीक न हो, या हो सकता है उससे स्थिति बिगड़ने का डर हो। ऐसे मामलों में S2 एक सुरक्षित और हाँ कारगर विकल्प की तरह सामने आती है। इसीलिए शायद वो अमृत तुल्य कहा गया है। मतलब जहां एक दवा से दिक्कत हो सकती है, वही दूसरी जीवन दे सकती है। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सही दवा चुनना कितना जरूरी मानते हैं वो लोग। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो फिर इसके उपयोगों की बात करें अगर, तो स्रोत किन किन तकलीफों में S2 को फायदेमंद बताता है? क्या ये बस किडनी या पित्त तक ही सीमित है मामला? नहीं नहीं, सिर्फ किडनी या पित्त तक ही सीमित नहीं है। हालांकि वो इसके मुख्य क्षेत्र हैं, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार S2 का दायरा तो काफी फैला हुआ है, खासकर जब हम उन दिक्कतों को देखते हैं जो पित्त या यूरिनरी सिस्टम की गड़बड़ी से जुड़ी हों। पर इसका असर कई और सिस्टम्स पर भी बताया गया है। अच्छा, तो कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहां इसका जिक्र मिलता है? देखिए, स्रोत में तो करीब 200 स्थितियों का जिक्र है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम सार निकालें तो ये दवा मुख्य रूप से उन स्थितियों में उपयोगी बताई गई है जहां शरीर में किसी तरह की रुकावट हो, खासकर लिवर, किडनी, लिम्फेटिक सिस्टम या ग्रंथियों से जुड़ी हुई रुकावट, या फिर जहां शरीर में एक्स्ट्रा बलगम जैसा, म्यूकस जैसा या पानी जैसा जमाव हो रहा हो। सूजन नहीं, पर पानी जैसा जमाव। अच्छा, तो मतलब ये किसी खास बीमारी के नाम से ज्यादा शरीर में हो रही एक खास तरह की गड़बड़ी को ठीक करने पर फोकस करती है। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही लगता है स्रोत को पढ़कर। जैसे पाचन तंत्र को ही ले लीजिए। यहाँ स्रोत बताता है कि ST2 गैस, एसिडिटी, अपच जैसी आम समस्याओं से लेकर लिवर की कमजोरी, बिना खून वाले बवासीर और यहाँ तक कि म्यूकस वाले IBS में भी उपयोगी हो सकती है। अच्छा। खासकर तब जब इन समस्याओं के पीछे पित्त या मूत्र प्रकृति की गड़बड़ी हो। पेट में जलन, खट्टी डकारें, भूख न लगना, इन सब का जिक्र है। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी इसे सहायक कहा गया है। आपने शुरू में गैस का जिक्र किया था। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि गैस से होने वाली सीने में जकड़न या सिर दर्द में भी S2 काम आ सकती है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत सीधा सीधा मैकेनिज्म तो नहीं बताता, पर इशारा यही है कि S2 पाचन प्रक्रिया को सुधारती है। अब जब पेट का सिस्टम ठीक होता है, खासकर गैस बनने की प्रक्रिया, तो उससे जुड़े लक्षण, चाहे वो पेट फूलना हो या वही गैस ऊपर चढ़कर सीने में भारीपन कर रही हो या सिर दर्द, तो उनमें भी राहत मिल सकती है। ये दिखाता है कि शरीर के सिस्टम कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, पाचन के अलावा और कौन से सिस्टम है जहां S2 का जिक्र है? मूत्र संस्थान तो इसका गढ़ है ही, जैसा हमने पहले कहा।
यहाँ श्रोत पथरी निकालने की इसकी क्षमता पर बहुत जोर देता है। किडनी, ब्लैडर, यूरेटर कहीं भी हो। इसके अलावा पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, रुक रुक कर आना या पेशाब पूरी तरह न निकल पाना, जिसको फंक्शनल रिटेंशन कहते हैं, यहाँ तक कि हल्की असंयमितता जैसे खांसने या छींकने पर पेशाब निकल जाना, उसमें भी, और किडनी की वजह से शरीर में सूजन आने की जो टेंडेंसी होती है, उसमें भी इसे उपयोगी बताया गया है। और श्वसन तंत्र या त्वचा की समस्याएं, उनमें भी है इसका रोल? हाँ, वहाँ भी जिक्र है, खासकर उन स्थितियों में जहाँ बलगम या पानी जैसा स्राव हो, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और ईएनटी में। स्रोत इसे बहती नाक, पानी जैसी या नाक बंद होना, एलर्जिक राइनाइटिस, बलगमी सर्दी जुकाम, साइन्यूसाइटिस, गले में खराश, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, आवाज बैठना और बलगमी खांसी, इन सब में उपयोगी बताता है। दमा की प्रवृत्ति में भी सहायक के तौर पर उल्लेख है और त्वचा के मामले में भी वही पैटर्न है। ऐसी समस्याएं जहां नमी हो, पानी जैसा रिसाव हो, जैसे गीला एक्जिमा या सूजन वाले मुहासे, एलर्जिक पित्ती, त्वचा पर पानी भरना, इडिमा जिसे कहते हैं, और घावों का धीरे भरना अगर उनमें बलगमी रिसाव हो रहा हो, स्क्रॉफ्यूला जिसमें ग्रंथियां सूज जाती हैं, या जलिक पार, ड्रॉप्सी और हाथी पांव, एलिफेंटियासिस जैसी सीरियस कंडीशंस में भी इसे सहायक माना गया है। और हड्डियों या जोड़ों के बारे में क्या? हड्डियों और जोड़ों में भी इसका उल्लेख मिलता है, खासकर वो गठिया जिसमें बलगम या सूजन हो, गाउट में सहायक के तौर पर, और जोड़ों में पानी भरने की स्थिति में भी। मांसपेशियों में खिंचाव जो ठंड या नमी से बढ़ता हो, उसमें भी इसका जिक्र है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि S2 का असर शरीर के उन हिस्सों या प्रक्रियाओं पर ज्यादा है जहां तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड्स का संतुलन बिगड़ा हुआ है, चाहे वो यूरिन हो, पित्त हो, बलगम हो या लिम्फैटिक फ्लूइड। और खासकर लिवर, किडनी और लिम्फैटिक सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियों में इसकी भूमिका अहम लगती है। बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत का इशारा यही है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवा के भाव को, मतलब उसके काम करने की प्रकृति को बहुत महत्व दिया जाता है, और S2 का भाव मुख्यतः इन्हीं सिस्टम से, यूरिनरी, लिवर, लिम्फैटिक से जुड़ा हुआ लगता है। अच्छा, ये तो हुई इसके उपयोग की बात, लेकिन स्रोत में इन दवाओं के साथ कुछ नंबर भी लिखे हैं ना, S2D6, S2D30, S2D200, S2D1000। ये D6, D30 क्या बला है? ये पोटेंसी या शक्ति का क्या मतलब हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों में ही एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये नंबर दवा की पोटेंसी या डाइल्यूशन को दर्शाते हैं, मतलब उसकी शक्ति को। सामान्य सिद्धांत जैसा स्रोत बताता है वो ये है कि नंबर जितना बड़ा होगा, दवा उतनी ही ज्यादा डाइल्यूटेड होगी, और माना जाता है कि उसका असर उतना ही गहरा, उतना ही सूक्ष्म होगा, और ज्यादातर वो मानसिक या पुरानी बीमारियों के स्तर पर काम करेगी। तो क्या आप स्रोत के आधार पर इन अलग-अलग पोटेंसीज के फर्क को थोड़ा और समझा सकती हैं? जैसे S2D6 और S2D1000 में क्या फर्क है? जरूर जरूर। स्रोत के अनुसार इन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं, S2D6 ये इन चारों में सबसे कम पोटेंसी है। स्रोत बताता है कि ये मुख्य रूप से शारीरिक स्तर पर काम करती है, मतलब सीधा अंगों पर, ऑर्गन्स पर, जैसे लिवर, किडनी, पेट, त्वचा। इसका इस्तेमाल अक्सर एक्यूट प्रॉब्लम्स में होता है, मतलब जो हाल में शुरू हुई हो या बीमारी के शुरुआती दौर में। मान लीजिए अचानक पेट खराब हो गया या पेशाब में जलन शुरू हुई, तो शायद D6 का प्रयोग हो। ठीक है, तो ये हुई फिजिकल लेवल की बात। हाँ, फिर D30। S2D30 इसे D6 से एक कदम गहरा माना जाता है। स्रोत के मुताबिक इसका असर सिर्फ शारीरिक अंगों तक ही नहीं रहता, बल्कि ये मन, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के लेवल तक पहुंच सकती है। इसे क्रॉनिक बीमारियों में, मतलब पुरानी बीमारियों में ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय रोग के कारण को संतुलित करने में मदद करती है, ऐसा स्रोत का मानना है। जैसे पुरानी स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, पुराना एक्जिमा, बार बार होने वाला गठिया, या बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी, या लंबे समय से चली आ रही मानसिक थकान या नींद न आने की दिक्कत, इन सब में इसका जिक्र है। अच्छा, यानी D6 तात्कालिक राहत के लिए और D30 पुरानी या थोड़ी गहरी समस्याओं के लिए। अब D200
ये तो काफी ऊंची पोटेंसी लग रही है। STU-D200। हाँ, ये और भी ऊंची और गहरी पोटेंसी है। स्रोत कहता है कि ये शरीर की जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स जिसे कहते हैं, उसके लेवल पर काम करती है, मानसिक, नर्वस और हार्मोनल स्तर पर भी और भी गहराई से। ये रोग की बहुत गहरी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करती है और शरीर की अपनी हीलिंग क्षमता या वाइटल एनर्जी को संतुलित करने का प्रयास करती है। इसका असर शायद सीधा किसी एक अंग पर उतना न दिखे जितना पूरे सिस्टम पर, पूरी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर दिखता है। स्रोत इसका उपयोग बहुत पुराने, जटिल या बार बार लौट कर आने वाले रोगों में बताता है, जैसे गंभीर क्रॉनिक त्वचा रोग, सोराइसिस, लेप्रेसी की प्रवृत्ति, बहुत पुराना और तकलीफदेह गठिया या गाउट, क्रॉनिक किडनी या लिवर की बीमारियां, कुछ गंभीर मानसिक समस्याएं जैसे गहरा डर या डिप्रेशन, और यहाँ तक कि बांझपन में भी, जब कारण बहुत गहरा हो, खून या ग्लैंड्स के लेवल पर, या पुरुषों में वीर्य की गंभीर कमी जैसी स्थितियों में। एक और खास बात, स्रोत के अनुसार इसे अक्सर लंबे इंटरवल पे दिया जाता है, जैसे हफ्तों या महीनों में एक बार। और आखिर में S2D1000, ये तो और भी ज्यादा हाई पोटेंसी हुई। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है, ये किन कंडीशंस के लिए है? S2D1000 ये बहुत ही ऊंची पोटेंसी है, मिलिस्मर पोटेंसी भी कहते हैं इसे। स्रोत के अनुसार इसका कार्यक्षेत्र सबसे गहरा माना जाता है। ये सीधा शरीर के कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, मतलब संरचनात्मक बनावट पर, जेनेटिक यानी आनुवंशिक लेवल पर, और मैज़मेटिक मतलब गहरी दबी हुई रोग प्रवृत्तियों के स्तर पर काम करती है। मतलब ये सिर्फ बीमारी के लक्षण या कारण पर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की जो मूल शारीरिक और मानसिक संरचना है और उसकी जो वंशानुगत कमजोरियां हैं, उन पर असर डालने की कोशिश करती है। स्रोत बताता है कि ये रोगी की जीवनी शक्ति को एक तरह से पुनर्जीवित करने, रिजुविनेट करने पर केंद्रित है, वंशानुगत स्तर तक। स्रोत के अनुसार ये कैसे संभव मानते हैं वो? क्या ये दवा की बनावट से जुड़ा है? स्रोत इसकी कैसे पर बहुत विस्तार से तो नहीं जाता, लेकिन ये दावा करता है कि इस पोटेंसी का असर इतना गहरा होता है। इसका उपयोग उन बीमारियों या प्रवृत्तियों में बताया गया है जो वंशानुगत हों, हेरिडिटरी हों, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हों या जो लाइफ लॉन्ग टेंडेंसी जैसी लगती हों, जैसे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा या त्वचा रोगों की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, या कैंसर की पारिवारिक प्रवृत्ति होने पर पीढ़ियों से चले आ रहे गठिया में गंभीर बांझपन जिसका कारण वंशानुगत या जटिल हार्मोनल हो, या लेप्रेसी और टीबी जैसी बीमारियों की गहरी प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए। स्रोत में एक दिलचस्प तुलना भी है कि जहां D200 रोग की गहरी जड़ तक जाती है, वहीं D1000 उसकी भी जड़, मतलब वंशानुगत या DNA लेवल तक असर करने की क्षमता रखती है, और इसकी एक खुराक का असर महीनों तक रह सकता है, ऐसा कहा गया है। बाप रे, ये तो सचमुच बहुत गहरा विज्ञान लगता है। तो संक्षेप में कहें तो पोटेंसी का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि रोग कितना नया या पुराना है, कितना सतही या गहरा है, और क्या वो सिर्फ शारीरिक है या मानसिक, नर्वस, हार्मोनल या फिर वंशानुगत स्तरों तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही। स्रोत के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है। D6 शारीरिक और तात्कालिक, D30 गहरे और क्रोनिक, D200 बहुत गहरे, क्रोनिक और बार बार लौटने वाले, और D1000 संवैधानिक और वंशानुगत स्तर के लिए। चुनाव पूरी तरह से रोग की प्रकृति, उसकी गहराई और रोगी की पूरी स्थिति पर निर्भर करेगा, ऐसा स्रोत बताता है। ये समझना बहुत जरूरी था। अब एक और सवाल आ रहा है मन में, क्या S2 हमेशा अकेले ही दी जाती है, या स्रोत इसके साथ दूसरी दवाओं के इस्तेमाल के बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। S2 अपने आप में एक मुख्य दवा हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि बेहतर और स्थायी नतीजों के लिए और रोग को जड़ से खत्म करने के लिए अक्सर इसके साथ कुछ सहायक दवाएं भी दी जाती हैं, जिन्हें सपोर्टिव या कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज कहते हैं। अच्छा, ये सहायक दवाएं क्यों जरूरी हैं और कैसे चुनते हैं इनको? स्रोत के मुताबिक सहायक दवाएं रोग की दिशा, उससे प्रभावित दूसरे अंगों और खास लक्षणों के आधार पर चुनी जाती हैं। इनका मकसद होता है मुख्य दवा जैसे S2 के काम को और असरदार बनाना, उसके असर को सही दिशा देना और रोग के उन पहलुओं को भी कवर करना जो शायद अकेली S2 न कर पाए।
इससे क्या होता है कि रोग पूरी तरह से ठीक होता है और उसके बार बार वापस आने का चांस मतलब रिलैप्स की संभावना कम होती है। क्या स्रोत कुछ उदाहरण देता है कि S2 के साथ कौन सी सहायक दवाएं इस्तेमाल हो सकती हैं? हाँ, स्रोत ने कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे पता चलता है कि कैसे अलग अलग सिस्टम्स के लिए कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे पाचन और लिवर की दिक्कतों के लिए S2 के साथ L1 लिवर के लिए, L2 एसिडिटी या C1 अल्सर टेंडेंसी का जिक्र है। मूत्र तंत्र के लिए खासकर किडनी स्टोन में S2 के साथ C2 स्टोन रुकावट और A2 खून आना किडनी कंजेशन का कॉम्बिनेशन बहुत प्रभावी बताया गया है। U1 ब्लैडर प्रोस्टेट का भी उल्लेख है। श्वसन तंत्र के लिए P1 बलगम खांसी, P2 अस्थमा या C5 टॉन्सिल गला। त्वचा और लिम्फेटिक सिस्टम के लिए S1 रक्त शुद्धि ग्रंथि, S5 एक्जिमा सोराइसिस, C4 लिम्फेटिक सूजन या DEP रक्त शोधक। हड्डी और जोड़ों के लिए A3 गठिया गाउट, C1 डिजेनरेशन। स्त्री पुरुष रोगों के लिए U2 U3 A1 और सामान्य कमजोरी के लिए WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी या बुखार की प्रवृत्ति के लिए FEB फेब्रिफ्यूगो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही मुख्य दवा S2 के साथ रोग के अनुसार अलग अलग सहायक दवाएं जोड़कर एक ज्यादा टारगेटेड उपचार बनाने की कोशिश की जाती है, जैसा स्रोत बताता है। हाँ, ये तो काफी व्यवस्थित तरीका लग रहा है। लेकिन एक बुनियादी सवाल अभी भी है मेरे मन में। एक ही दवा S2 इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स और लक्षणों पर आखिर काम कैसे कर पाती है? क्या स्रोत इसके पीछे का कोई सिद्धांत या कारण बताता है? हाँ, स्रोत कुछ संभावित कारण या सिद्धांत बताता है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कार्यप्रणाली पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। पहला कारण है इसकी बहु-औषधीय संरचना, मतलब पॉली कॉम्पोजिशन नेचर। स्रोत के अनुसार S2 किसी एक पौधे से नहीं बनी, बल्कि इसमें कई पौधों का मिश्रण होता है और माना जाता है कि हर पौधे का अपना एक खास प्रभाव क्षेत्र होता है, स्फीयर ऑफ एक्शन। कोई किडनी पर अच्छा काम करता है, कोई लिवर पर, कोई त्वचा पर, कोई ग्रंथियों पर। तो जब ये सब मिलकर एक दवा बनाते हैं तो उसका असर कई सिस्टम्स पर हो सकता है। दूसरा कारण है इसका विशेष भाव, स्पेसिफिक एक्शन। जैसा हमने पहले भी बात की, हर दवा का एक खास भाव या काम करने का तरीका और क्षेत्र होता है। S2 का मुख्य भाव मूत्र संस्थान, लिवर और लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा है। इसलिए जहां भी इन सिस्टम्स की गड़बड़ी से लक्षण पैदा होते हैं, S2 प्रभावी हो सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लक्षण और दवा के भाव का मेल। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवा का चुनाव बीमारी के नाम के आधार पर कम और रोगी के लक्षणों और दवा के भाव के मेल के आधार पर ज्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति में पेशाब में जलन, किडनी स्टोन की प्रवृत्ति, त्वचा पर गीला एक्जिमा या ग्रंथियों की सूजन जैसे लक्षण हैं जो S2 के भाव से मेल खाते हैं, तो चाहे बीमारी का मॉडर्न नाम कुछ भी हो, S2 वहां काम कर सकती है। चौथा, S1 से अंतर। स्रोत ये भी बताता है कि S1 और S2 अलग क्यों है। S1 का प्रभाव खून के दौरे और लिम्फेटिक सिस्टम की रुकावट पर ज्यादा है, जबकि S2 का प्रभाव यूरिनरी, लिवर, किडनी और ग्लैंडुलर रुकावट या डिसफंक्शन पर ज्यादा केंद्रित है। इसलिए लक्षणों को बारीकी से देखकर ही ये तय किया जाता है कि S1 देनी है या S2। तो मतलब ये हुआ कि S2 किसी खास बीमारी के नाम की दवा नहीं है, बल्कि ये शरीर में हो रही एक खास तरह की गड़बड़ी, एक पैटर्न ऑफ सिम्टम्स की दवा है जो इसके अपने भाव या कार्यक्षेत्र से मेल खाती हो। बिल्कुल, स्रोत की व्याख्या से तो यही समझ आता है। अगर लक्षण और भाव का मेल सही बैठता है तो बीमारी का लेबल चाहे कुछ भी लगा हो, S2 अपना असर दिखा सकती है। यह एक तरह से लक्षण समूह और दवा की प्रकृति के मिलान पर आधारित चिकित्सा लगती है। तो आज हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इस दवा S2 के बारे में स्रोत के आधार पर काफी कुछ जाना। हमने समझा कि ये मुख्य रूप से पित्त और मूत्र प्रकृति की समस्याओं, खासकर यूरिनरी सिस्टम, लिवर और लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियों में काम करती है। हमने देखा कि कैसे इसका उपयोग पाचन, श्वसन, त्वचा और जोड़ों की कुछ खास तरह की समस्याओं में भी होता है। और सबसे दिलचस्प रहा विभिन्न पोटेंसी D6 से लेकर D1000 तक के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। कैसे एक ही दवा अलग अलग शक्ति में शरीर के अलग अलग स्तरों पर असर कर सकती है, शारीरिक अंगों से लेकर मानसिक, पुरानी बीमारियों और यहाँ तक कि वंशानुगत प्रवृत्तियों तक।
ये जानना वाकई आंखें खोलने वाला था। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे स्रोत सहायक दवाओं के साथ इसके कॉम्बिनेशन को महत्व देता है, ताकि रोग की जड़ तक पहुंचा जा सके और उसके बार बार लौटने की संभावना कम हो। अंततः सब कुछ रोगी के व्यक्तिगत लक्षणों और चुनी गई दवा के भाव, मतलब उसके काम करने के तरीके और क्षेत्र के सही मेल पर निर्भर करता है। ऐसा स्रोत का सार लगता है। ये पूरी चर्चा सुनने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। अगर एक ही प्रणाली की एक दवा जैसे S2 शरीर के इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स पर असर डाल सकती है और इतने गहरे स्तरों पर, शारीरिक से लेकर वंशानुगत तक, तो क्या हम स्वास्थ्य और बीमारी को अक्सर बहुत ज्यादा टुकड़ों में बांटकर देखते हैं, एक फ्रैगमेंटेड तरीके से? हम पेट के लिए अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, किडनी के लिए अलग, त्वचा के लिए अलग, मन के लिए अलग, जैसे शरीर बस अलग अलग पुर्जों का एक जोड़ हो। शायद स्रोत हमें याद दिला रहा है कि शरीर एक संपूर्ण, एक एकीकृत प्रणाली है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहां हर हिस्से का असर दूसरे पर पड़ता है और जहां एक सही हस्तक्षेप कई स्तरों पर पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। क्या हमें स्वास्थ्य को इस ज्यादा समग्र, होलिस्टिक नजरिए से देखने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।